जन्नत के पत्ते पाई निम्र अहमद। इसने अंधेरे से आंखें खोली। बदक पल के ऊपर कूटी थी इन पर, जैसे बहुत बोझ सा हो। हर सू अंधेरा था, गुप्त तेरा। वो ऐसे पड़ी थी कि एक कमर दीवार से लगी थी और घुटने सीने से। वो जैसे एक बहुत तंग और तारीक जगह पे बहुत से सामान के अंदर कहीं फंसी बैठी थी। इसने आंखें चंद एक बार झपकाए। मंजर वैसा ही रहा, अंधेरा, तारीकी। बस इतना एहसास हुआ कि वो किसी तंग से कमरे में है जहाँ इसने के दोनों एतराफ वजनी चीजें रखी थी। इसने कोहनियों के बल उठना चाहा तो दाएं हाथ में खिंचाव था। इसने हाथ खींचा चाहा, जरा सा लोहा खनका। इसकी दाएं कलाई में हथकड़ी डाली थी और वो दीवार से बंधी थी। इसने जोर से कलाई को खींचा मगर बेसुध। इसके सर और कमर में बेतहाशा दर्द हो रहा था, जैसे कोई चोट लगी हो। वो अपने आप पर काबू पाते हुए दूसरे हाथ के सहारे जरा सी सीधी होकर बैठी। बाएं जानिब कोई बोझ सा इसके ऊपर गिरने लगा। इसने आज़ाद हाथ से इसे परे धकेला तो वो नरम सा बोझ दूसरी जानिब से लुढ़क गया। आया ने गर्दन मोड़ी। दर्द की एक तीस बेख्तियार उठी इसके लबों से करहा निकली। पीछे दीवार खड़ी लकड़ी की पट्टों से बनी थी और पट्टों में तारीक सी दर्जें थीं। अब जरा आंखें अंधेरे की आदी हुई तो उसे नजर आया, इन दर्जों से रात की तारीकी में जर्द सी रोशनी झांक रही थी। वो बतख चेहरा इस दर्ज के करीब लाई और आंखें सिकेड़ कर झांका। बाहर हरसू समंदर था, स्याह पानी जो रात के इस पहर जर्द रोशनी में चमक रहा था। पल की रोशनियां, हाँ वो पल की ही थी। वो बॉस्फोरस के समुंदर पर बने इस पुल के आस पास ही कहीं थी। मगर वो बॉस्फोरस बुर्ज नहीं था, वो जरा मुख्तलिफ लग रहा था। शायद वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। बाईं तरफ मौजूद बोझ फिर से इस पर लुढ़कने लगा। इसने खौफ से उसे परे धकेला तो इसका हाथ नम हो गया। वो नम हाथ चेहरे के करीब लाई और दूर से आती रोशनी में देखना चाहा। उसे नमी का रंग तो नजर नहीं आया मगर वो खून था। वो मदहोश सी होकर हाथ अपने कपड़े से रगड़ने लगी। इसका कोट उसके जिस्म पे नहीं था। जो वाहिद ख्याल से इस वक्त आया था वो बहुत तकलीफ था। अब्दुर्रहमान पाशा ने अगवा कर लिया था। जोर जोर से वो अपना हाथ सुनहरी सिक्कों से रगड़ रही थी। जब उसकी उंगलियां जरा भारी सी चीज से टकराई वो ठहर गई और उसे टटोला। इसका छोटा सुनहरी क्लच जो फ्रॉक की बेल्ट के साथ नथी था। इसके सर में दर्द से टीस उठ रही थी। जहन में अभी पुप्पो की आखिरी गुफ्तगू गूंज रही थी। इसने शाम में उन्हें यकीन दिलाया था कि रात खाने पर वो इनके साथ होगी। अब जाने कौन सा वक्त था। पुप्पो ने इसका इंतजार किया होगा और उसे ना पाकर क्या इनके जहन में आया होगा कि वो अगवा हो गई है। इसने अपने आज़ाद हाथ से क्लच खोला। अंदर इसका पतला सा पाकिस्तानी फ़ोन रखा था। इन्होंने उसका फ़ोन क्यों नहीं लिया। वो समझ गई थी इसका तुर्क फ़ोन खींचकर इन्हें समझा होगा कि वो खींचकर उन्होंने समझा होगा कि वो उसे राब्ते के हर ज़रिए से महरूम कर चुके हैं और फ्रॉक के साथ नथी क्लच पर हमरंग होने के बायस किसी ने गौर नहीं किया होगा। उन्हें मालूम नहीं था कि इसके पास दो फ़ोन थे मगर अब्दुल बादशाह को तो मालूम था। लेकिन इसी स्क्रीन को छुआ तो वो रोशन हो गई। बंद कमरे में बदन सी सफ़ेद रोशनी जल गई। इस मोबाइल महविश की मेहंदी वाली रोज़ ही इसने बैलेंस डलवाया था और ये पाकिस्तानी नंबर था जिसकी रोमिंग ऑन थी। मालूम नहीं कितने पैसे बचे थे। एक कॉल के तो होंगे। इसने धड़कते दिल के साथ बैलेंस चेक किया। इसमें इतने ही पैसे थे कि वो तुर्की के किसी नंबर पर 30 सेकंड की कॉल कर सकती। बस इतनी सी देर में भी वो जिहान को अपनी सूरत समझा सकती थी। मुझे जल्दी फ़ोन बुक नीचे करने लगी। जे में जहान का नंबर नहीं था। इसने सी में देखा, वहाँ भी नहीं था। वो ज़रा हैरत से सबीन पप्पो का नंबर तलाशने लगी। इसका नंबर भी गायब था, बस पाकिस्तानी नंबर था। क्यों? इसने धक्के से सर के साथ सोचना चाहा और तब एक धमाके के साथ उसे याद आया। ये पाकिस्तानी फ़ोन था और तुर्की के सारे नंबर जिसने अपने तुर्क फ़ोन में महफूज कर रखे थे। अब वो घर फ़ोन करके अपने अगवा का नहीं बता सकती थी और ना इतना बैलेंस था कि वो उन्हें कॉल करके जिहान का नंबर लेती। 30 सेकंड की कॉल उसे ज़ाया नहीं करनी थी। इसने आंखें बंद करके सर दीवार से लगाया। वो सोचना चाहती थी, फरार का कोई रास्ता, मदद की कोई सूरत। और तभी इसने लकड़ी की इस दीवार के पार वो आवाज़ें सुनी। अरबी में तेज से बोलता एक आदमी जैसे दूर से चलता हुआ
इस तरफ आ रहा था। पाशा तुम्हें जान से मार देगा अगर उसे इल्म हुआ कि तुम इस लड़की को उठा लाए हो। ये बहरी जहाज रवाना हो जाए, फिर मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। रेहान पाशा के फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। दूसरी आवाज़ें झुंझुलाई हुई थी। वो दोनों इसी दीवार के पीछे बातें कर रहे थे। तुम उम्मीद करो और तुम अच्छी उम्मीद रख करो, क्योंकि अगर पाशा को आवाज़ें दूर जा रही थी, अब वो मुबहिम हो गई थी। इसने उनकी बातों पर गौर करना चाहा। वो पाशा का जिक्र कर रहे थे, कुछ ऐसा जो इसके इल्म में नहीं था। बहरी जहाज की रवानगी और पाशा की लाजमी। क्या पाशा के कहने पर अगवा नहीं कर की गई थी? वो कितनी ही देर इतने दर्द करते सर के साथ सोचने की कोशिश करती रही, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। इस फ़ोन में तरक्की का एक ही नंबर था, जो वो रेस्टोरेंट में अपना तुर्क मोबाइल छोड़ कर गई थी। तो इसे पाकिस्तानी फ़ोन पर पाशा का कॉल किया गया था। इसने वो नंबर महफूज नहीं किया था, मगर वो कॉल लॉग में था। इसे कपकपाती उंगलियों से लॉक खोला। वो खाली था। सिर्फ एक कॉल थी, जो तुर्की आते ही अब्बा ने इस नंबर पर की थी। बाकी लॉग इरम ने मिटा दिया था। इसका सर घूमने लगा। हर तरफ अंधेरा था, हर रास्ता मसदूद, हर दरवाज़ा बंद। वो 30 सेकंड की कॉल किसको करे? सारे इमरजेंसी नंबर तुर्क फ़ोन में थे और तुर्की के दूसरे नंबर से ज़बानी याद नहीं थे। फ़ोन नंबर हया सलमान को कभी ज़बानी याद नहीं रहते थे। बोझ फिर से इस पर लुढ़कने लगा। इसने मोबाइल की रोशनी इस पे डाली और एकदम बिल्कुल शल रह गई। वो लंबी सुनहरी बालों वाली एक लड़की थी जो इस पर गिरी थी। इसके मुंह और कंधे से खून निकल रहा था। बगैर आस्तीन के कमीज से झलकती इसके सुनहरी बाजू पे कुछ लिखा था। इसने फटी फटी आंखों से इसे देखते हुए इसके बाजू पर मोबाइल की रोशनी की। वहां स्याह रंग से अंग्रेजी में लिखा था, नताशा। नताशा शायद इसका नाम था, और वो इसके नाम का एक बदसूरत सा टैटू था, या जला हुआ कोई दाग। इसने मोबाइल की रोशनी उधर उधर दौड़ाई। इस छोटे से दरबे में हर तरफ लड़कियां थीं, एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई, बेहोश, बेसुध पड़ी। किसी के चेहरे पर नील था तो किसी के बाजू पर खराशें या जमा हुआ खून था। खून की बू और सर में उठता शदीद दर्द। इसका जी एकदम बतलाने लगा था। उसे महसूस हुआ वो फिर से होश खो देगी। अपने नकारा फोन को खोले, क्लच में डालते हुए इसकी निगाह अंदर पड़े कार्ड पर पड़ी। इसने जल्दी से वो कार्ड निकाला। इत्तसलात का कॉलिंग कार्ड, जो इन्होंने अब्बू धाबी में ख़रीदा था, मगर अब वो बेकार था। इसने अंदर उंगलियां डालकर टटोला और फिर ये तयशुदा कार्ड निकला। कार्ड को सीधा करके इसने घुटने पर रखा और मोबाइल की रोशनी इस पर डाली। ऑफ वाइट कार्ड पर लिखे स्याह अल्फाज रोशन हुए, शेख उस्मान शब्बीर। नीचे तुर्की के 3 नंबर्स लिखे थे, ऑफिस, घर और मोबाइल का। इसका दिल नई उम्मीद से धड़कने लगा। इसे एक्सटेंशन याद नहीं आ रही थी। कोई तारीख थी, कोई निशान, कोई मशहूर वाक़या। इसने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। इसे 30 सेकंड की कॉल ज़ाया नहीं करनी थी, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। सर में उठता दर्द अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। इसने आंखें खोलकर दोबारा कार्ड को देखा और कुछ सोचकर मोबाइल नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। तुर्क में रिकॉर्डिंग चलने लगी थी, जिसका मतलब ये था कि फ़ोन बंद है। इसने डब तब टूटते दिल के साथ घर का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। वो बेचैनी से लब काटती सुनने लगी। इसकी उम्मीद का दिया बार बार जलने बुझता जा रहा था। बंद कमरे में खून की अजीब सी बू फैली थी। इसे सांस लेना दुश्वार हो रही थी। दूसरी जानब घंटी अभी तक जा रही थी। प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अस्सलाम वालेकुम। इसी लम्हे फ़ोन उठा लिया गया। कौन? उस्मान अंकल? वो तेज़ी से बोली। नहीं, मैं उनका बेटा सफ़ीर। वो जो भी था वो ज़रा चौंका। मैं हया बोल रही हूँ, हया सुलेमान। मैं उस्मान अंकल के साथ आई थी। इत्तेहाद एयरलाइन, समाजी यूनिवर्सिटी, एक्सपेंस स्टूडेंट। वक्त कम था और वो उसे तारुफ में ज़ाया नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? नहीं, मुझे इन लोगों ने अगवा कर लिया। यहाँ पर कोई कमरा है, मैं इसमें बंद हूँ। यहाँ 6-7 और लड़कियाँ भी हैं। प्लीज़ किसी से कहें मेरी मदद करें। वो तेज़ से बोलती गई। 1 मिनट, मुझे बताएं कि आप किस जगह पर हैं। कोई आइडिया है आपको? किसी खिड़की वगैरह से बाहर देख सकती हैं? हाँ, यहाँ बाहर समंदर है। मुझे एक फेरी नज़र आ रही है और इधर एक पुल है। बास पुल, ब्रिज नहीं। ये रास्ता कट गया। इसने बौखलाकर स्क्रीन देखा।
اور پھر اس باریک درد سے جھلکتے منظر کو اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا، جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ پہچانتی تھی، وہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن بھی غلط بتائی تو اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھ کے گئی۔ بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی، تالا کھولنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازہ بھاری چرچراہٹ سے ساتھ کھلا۔ کوئی اندر آیا۔ اس پر جھک کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی، پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کران نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ دیے۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز کھٹ گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس سے نگاہیں پورے کمرے پر دوڑائی۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا۔ ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان جن کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہراکلس کی دائمی آگ۔ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں بڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حرف دہک دہک کر سرخ انگارے سے بن چکے تھے۔ آتش دان کی ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی۔ اس میں جلتے انگاروں پر ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مائع ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مائع۔ وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی۔ اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں۔ گھر فون کر کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی، لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کا سامنے وہ بھولی بھرسی سی ویڈیو آ گئی۔ شریفوں کا مجرا، نہیں پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ ذرا زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپیٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا پورا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمروں اور کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ ان کے سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھیں۔ دفتن دروازہ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پر رکھا تھا۔ پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ آہا نتاشا! وہ قریب سے دیکھنے پر کوئی روئی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے۔ Now you are Natasha. English? All right, all right. وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کی تپش کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے سامنے کھڑا تھا۔ تپش کا راستہ رک گیا۔ ذرا سے سکون ملا۔ پور کنٹری کو ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ خفگی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، you know what, انگلش ٹیم، وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا ہے۔ اس کی طرف پلٹا۔ وہ جواب دیے بنا یکٹک اس کے سلاخ کو دیکھے گئی جس پر لکھا
दहक रहा था, या शायद वो डब्ल्यू था। वो सलाह क्यों दहका रहा था, किस लिए? एक खौफ सा इसके अंदर से उठाने लगा। इसे देखता इस कमरे में बेसुध पड़ी लड़की का बाजू याद आया। वो टैटू नहीं था, वो लम्हे भर में जान गई थी। यू यू वॉन्ट इंग्लिश नेम? वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। नो नो, वो बे यकीनी से नफी से नफे में सर हिलाती बड़बड़ाई। नाउ दिस इज योर नेम। वो सुलाख का दहकता लोहा इसके करीब लाया। नहीं नहीं, वो गर्दन दहला दाएं बाएं हिलाती जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो इसे इस गर्म लोहे से दागने लगा था। इसका चेहरा खफत तो दहशत से सफ़ेद पड़ गया। योर नेम, इसने जताकर कहते सलाख खया के बाजू के करीब की, जहाँ फ्रॉक की छोटी आस्तीन ख़त्म होती थी। कंधे से ज़रा नीचे वहाँ वो सलाख करीब ले गया। उसे देखते अंगारे की हिद्दत महसूस हुई। वो तड़प कर इधर उधर शर्माने लगी। नहीं प्लीज़ नहीं। इस लम्हे इसने दिल से दुआ की थी कि कोई आ जाए और इस पस्ता कदरूसी से इसे निजात दिलाए। कोई आ जाए, चाहे वो अब्दुर्रहमान पाशा ही क्यों ना हो, कोई तो। रूसी ने दहकता हुआ लोहा इसके बाजू के ऊपरी हिस्से पर रख कर दबाया। वो बुरी तरह से बिलबिला उठी। इसके हलक से एक दिल चराग खराश चीख निकली थी, मगर वो इसी तरह जोर देकर सलाख दबाए खड़ा था। अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद इसे सलाख उठाई, वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दिया। इसकी दाएं जानिब के ऊपरी हिस्से पर स्याह जला हुआ हर्फ लिखा था। रूसी वापस इसके सामने आ खड़ा हुआ। हया ने मुतवरम सुर्ख निगाहें उठाकर उसे देखा और दहल कर रह गई। इसके हाथ में दूसरी सलाख थी जिस पर एचओ लिखा था, और ऊपरी तले लिखे दोनों हर्फ अंगारा बन गए थे। नहीं तो मैं अल्लाह का वास्ता नहीं। वो वहशत सी तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर कुर्सियों रस्सियों ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था और हिल भी ना पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। अब हर तले सलाख गाड़ दी। खोलता हुआ गरम दर्द, दहकते अंगारे, आग इस तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी। वो दर्द से कटी घुटी घुटी सी चीख रही थी। उसे लगा वो इस तकलीफ से मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक घुस कर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हे बाद वो इसने सलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी होकर एक जानिब टहल गई। इसका तनफ़ुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ से वो होश खोने वाली थी। इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, मगर मज़ीद रोने की सकत वो खुद भी नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सलाख उठा रहा था। इस पर RE लिखा हुआ था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से उसे देखा। इसमें मज़ीद कुछ कहने की सकत नहीं रही थी। अपनी सारी ज़िंदगी फ़िल्म की तरह इसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, इसकी नाना का घर, इसकी नानी इसके लंबे बालों में कंघी फेर रही थी। फिर मंजर बदल गया। वो और रुहेल कार की पिछली सीट पर बैठे थे, स्कूल बैग लिए और स्कूल जा रहे थे। रुहेल कुछ बता रहा था और वो हंस रही थी। फिर उसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो उनकी एक मोटी सी किताब खोल रही थी जिसमें सूखा फूल रखा था। वो इसने खुद ही वहाँ रखा था। अब वो ताया फुरकान को अपने ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखा रही थी, और वो इसका जोशो खरोश और खुश देख रहे थे। रोहेल इसके साथ लॉन में भाग रहा था और इनके आगे दो खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी। इसके लंबे बाल कमर पर बिखरे थे। खुश घास पर दौड़ दूर भागते जा रहे थे सफ़ेद नरम नरम से खरगोश। रूसी ने गरम सलाख के बाजू से मिस की। एक खोलन सी इसके अंदर उतरती गई। अगले ही पल इसने करंट खाकर सलाख हटाई। कहीं फ़ोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए। दर्द हर शय पे गालिब हो गया। वो पहले 2 दफ़ा से कई गुना ज़्यादा शदीद दर्द था, क्योंकि सलाख जल्दी हटाने की वजह से जल्द पूरी नहीं जली थी और शायद बाकी थी।
اسے لگتا تھا اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون! آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کی فراک کے بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن نوٹ ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا۔ شدید تکلیف میں بھی وہ پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم۔ پھر فون کیسے بجا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو۔ پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اس وجہ سے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار سے دے مارا۔ فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پر جا گری۔ "یو کالڈ سم ون!" وہ وحشیوں کی طرح اس پہ جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ حیا نے نیم جاں نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا، اس کے بال چھوڑے اور انگیٹھی پہ دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا اور کھولتی ہوئی ویکس۔ "یو بچ!" وہ غصے میں مغلطاس بکتا اس کے قریب آیا، برتن اس کے سر پر اونچا کیا۔ "نو!" اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ "میرے بال!" اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پر الٹ دیا۔ گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پر گری اور ہر طرف سے نیچے لڑھکنے لگی۔ اس کی دلخراش چیخ نکلی۔ ابلتے معدے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا۔ بازو کا درد غائب ہو گیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا۔ اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا۔ وہ کرسی سمیت اوندھے منہ زمین پر جا گرا، آتش دان کے بالکل قریب۔ کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ ویکس اس کے سر پر جمنے لگا تھا۔ اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا، آتش دان سے آگ کی لپیٹیں لپک لپک کر اسی طرف آ رہی تھیں۔ اسے زمین پر گرے گال فرش پر رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھوئیں اس کے پار کوئی روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراک کا دامن تھا۔ آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کا زرد شعلے میں بدلتے دیکھا۔ ہر طرف دھواں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ اس کے سفید سرگوشت اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے۔ وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہیراکلس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی